बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स की जो है वो बात कर चुके हैं। अब हम इसके डेरिवेटिव की बात करनी है। अब डेरिवेटिव के लिए एनालिटिक फंक्शन का होना ज़रूरी है, तो एनालिटिसिटी के लिए जो है वो सिंगल वैल्यूड का होना जो है वो ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इसकी सिंगल वैल्यू को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, और ये किस फॉर्म में है? पोलर फॉर्म के अंदर है। अल्फ़ा हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, तो उसकी बुनियाद पे अब हम जो है वो यहाँ पे एक जो है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी ब्रांच को जो है वो डिस्कस करते हैं। और ब्रांच को हम तफसीलन इससे पहले वीडियोस के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं कि इसमें हमने बेसिकली कट लगाना है किसके ऊपर? इसकी जो डोमेन के ऊपर। डोमेन हम जो है वो कहते हैं कि अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा प्लस 2 पाई तक जो है वो है, और r इज़ ग्रेटर दैन 0, तो log ऑफ z किसके इक्वल आ गया? log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा। ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि यूनिक इनपुट के लिए हमारे पास क्या है? यूनिक ही आउटपुट है, और ये एनालिटिक है गिवन डोमेन के अंदर। इसका मतलब इसको जो इस ब्रांच को हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? फाइंड करने के लिए इसका जो डेरिवेटिव है वो, यानी कि z ऑफ c को हम इस फॉर्म में जो है वो लिखा था, ये हमारे पास अब क्या हो गया? सिंगल वैल्यूड आ गया, और इस डोमेन के अंदर ये क्या है? ये एनालिटिक है। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव जो है वो अब हम इस फंक्शन का जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और उस डेरिवेटिव को जो है वो फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो लिखा जा सकता है कि डी ओवर डी जेड ऑफ जेड रेज टू पावर सी। अभी हमने ये बात की कि z रेज टू पावर c जो है वो किसके इक्वल है? e रेज टू पावर, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा? d ओवर डी जेड ऑफ e रेज टू पावर c log ऑफ z के इक्वल आ जाएगा। e रेज टू पावर c log ऑफ z के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका जो है वो अगर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास जो फंक्शन है इसको हमने कहा है ये सिंगल वैल्यूड है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड किया जा सकता है। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये एक तो ये log ऑफ z ये ऐसे ही आएगा, फिर d ओवर डी जेड ऑफ c log नेचुरल z आ जाएगा। इसको भी हम जो है वो स्टूडेंट्स मज़ीद जो है वो क्या लिख सकते हैं? इसका डेरिवेटिव जो है वो c कांस्टेंट है, और log ऑफ z का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा? 1 ओवर z आ जाएगा। उसको नीचे लिख लेंगे, e रेज टू पावर c log ऑफ z आ गया। ठीक है, इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं? 1 के इक्वल कह लेते हैं। और इसमें हमने जो है वो बेसिकली क्या किया है? चेन रूल को जो है वो यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास z है, ठीक है, यानी कि हम इसको मज़ीद जो है वो लिखना चाहें तो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। वी नो दैट z को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स e log ऑफ z को क्या लिखा जा सकता है? ये log और e आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो z को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख के हम इधर z की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। पुट इन 1 वी गेट 1 के अंदर पुट करें तो ये बनता है d ओवर डी जेड ऑफ z रेज टू पावर c। ये स्टूडेंट्स फिर किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू c e रेज टू पावर c log ऑफ z ओवर e रेज टू पावर log ऑफ z आ जाएगा। e रेज टू पावर हमारे पास क्या आ जाएगा? log ऑफ z आ जाएगा। ये भी स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास क्या है? ये log ऑफ log है। बाय डेफिनेशन ये जो है वो क्या है? log ऑफ। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो अब इसको मज़ीद लिखें स्टूडेंट्स तो c e रेज टू पावर c log ऑफ z माइनस log ऑफ z आएगा। इसमें से भी log ऑफ z को कॉमन ले लो तो c e रेज टू पावर c माइनस 1 log ऑफ z आ गया, और इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं? 2 कह लेते हैं। ये अभी हमारे पास जो है वो इसका डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अगर हम जो है वो इसको जो है वो इस डेफिनेशन के मुताबिक वापस इस फॉर्म में लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा? ये हमारे पास लिखा जाएगा c z रेज टू पावर, ये क्या बनेगा? ये z रेज टू पावर c माइनस 1
ये क्या आ जाएगा z रेज टू पावर c माइनस 1। तो इसका इस तरह जो है वो डेरिवेटिव बन गया d ओवर डी जेड, z रेज टू पावर c इज इक्वल टू c z रेज टू पावर c माइनस 1। और इसके साथ ये डोमेन लाजमी लिखनी है, ये इस डोमेन के लिए है, ठीक है जी। ये क्या है, इस डोमेन के लिए है, क्योंकि हमने इस ब्रांच के लिए जो है वो इस फंक्शन को डिफ़ाइन किया कि ये फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड है, और सिंगल वैल्यूड की बुनियाद पे ये फंक्शन हमारे पास जो है वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। इसलिए हमने इसको जो है वो क्या किया है, इसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर सके हैं, क्योंकि मल्टी वैल्यूड फंक्शन जो है उसका हम इस तरह जो है वो डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। अब यहीं पे अगर जो है वो स्टूडेंट्स, ये तो हमने इससे पहले जो डेरिवेटिव को डिफ़ाइन किया था वो हमने जनरल जो है वो डिफ़ाइन किया जनरल वैल्यूज़ लेके 2n पाई। लेकिन अगर हम यहाँ पे डोमेन यूज़ करें, प्रिंसिपल डोमेन, यहाँ पे कौन सी हम जो है वो स्टूडेंट्स डोमेन यूज़ करें, प्रिंसिपल डोमेन, तो हमारे पास जो ब्रांच आ जाएगी वो प्रिंसिपल डोमेन से रिलेटेड ब्रांच आ जाएगी इसकी। तो फिर हम जो है वो इस फंक्शन को किस तरह जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z ऑफ c, द प्रिंसिपल वैल्यू, इसको हम जो है वो आगे pv भी जो है वो लिख देंगे। जहाँ पे pv लिखा होगा इसका मतलब ये क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। और प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये है कि इसकी जो ब्रांच है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट या इसका जो एंगल है वो -पाई से लेके पाई तक है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z रेज टू पावर c, यानी कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेंट occurs when log of z is replaced by, यानी कि इस log of z को किससे रिप्लेस कर दें, कैपिटल LOG ऑफ z से, ठीक है, इससे रिप्लेस कर दें। तो फिर क्या हो जाता है, ठीक है, रिप्लेस्ड log ऑफ इन, ये जो हमने ऊपर से जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर जो है वो इसकी अगर हम जो है वो क्या करें, रिप्लेसमेंट करें, तो फिर ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z रेज टू पावर c, ये किसके इक्वल आ जाएगी, EC। इधर जो है वो स्टूडेंट्स क्या था, log ऑफ z था, इसको आपने किस में चेंज कर देना है, कैपिटल log में। तो ये क्या बन जाएगी, ये PVZ ऑफ c बन जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कम्प्लेक्स एक्सपोनेंट। ये क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कम्प्लेक्स एक्सपोनेंट। इसमें बेसिकली ये जो log ऑफ z है ये ब्रांच होती है जिसके अंदर जो है वो वैल्यू प्रिंसिपल यूज़ की जाती है। अगर हम इस इक्वेशन को जो है वो 3 का नाम दे दें तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन 3 है ये हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ z रेज टू पावर c के तौर पे जो है वो ऑब्ज़र्व होती है, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन z रेज टू पावर c। प्रिंसिपल डोमेन क्या होती है स्टूडेंट्स, -पाई लेस देन आर्गूमेंट ऑफ z लेस देन इक्वल टू पाई। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम माइनस आयोटा रेज टू पावर आयोटा की प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो ऑफ माइनस आयोटा रेज टू पावर आयोटा वो वो क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी e रेज टू पावर आयोटा LOG ऑफ माइनस आयोटा, यानी कि कैपिटल LOG जो है वो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये है कि अभी हमें कैपिटल LOG ऑफ माइनस आयोटा फाइंड करना है। कैपिटल LOG ऑफ माइनस आयोटा ये लॉग नेचुरल माइनस आयोटा मॉडुलस प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा आ जाएगा। अच्छा अब ये देखें इसका मॉडुलस जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये माइनस आयोटा है तो ये इसका आर्गूमेंट -पाई/2 आएगा। log 1 जो है वो 0 होता है, ये -पाई/2 आयोटा आ गया। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स -पाई/2 आयोटा ये log ऑफ माइनस आयोटा आएगा।
ये क्या आ गया, log ऑफ माइनस आयोटा। अब इसकी वैल्यू जो है वो हम 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1 वी गेट 1 के अंदर आप इसकी वैल्यू को जो है वो रिप्लेस करें, तो ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा रेज टू पावर आयोटा वो आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा, और इसकी जगह पे -π/2 आयोटा वैल्यू आएगी। इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, -π/2 आयोटा जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये स्टूडेंट्स बनेगा ई रेज टू पावर -π/2 आयोटा स्क्वायर, -π/2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के, तो ई रेज टू पावर -π/2 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई रेज टू पावर π/2। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा रेज टू पावर आयोटा वो किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर π/2 है, और यही स्टूडेंट हमें जो है वो फाइंड करनी थी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें यह है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z रेज टू पावर 2/3 कैन बी रिटन एज दिस, यानी कि पोलर फॉर्म में अगर हम लिखें और इसमें आर्गूमेंट ऑफ z जो है ये बेसिकली ये जो लिखा हुआ है इस तरह, ये आर्गूमेंट ऑफ z है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z है, और इसमें ये जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z है ये वाला, ये -π से लेके π के दरमियान होता है, और इस पे फंक्शन जो है वो क्या होता है, सिंगल वैल्यूड होता है। फंक्शन क्या होता है, सिंगल वैल्यूड, और इसमें ये एनालिटिक भी होता है। बहरहाल ये हमारे पास जो है वो z रेज टू पावर क्या है, 2/3 है। हम इसकी क्या लिखना चाहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो लिखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी लिखने के लिए ये क्या बनेगा, ई रेज टू पावर 2/3 log ऑफ z, ठीक है जी। और इस log ऑफ z को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 log ऑफ z जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो z को r लिखें, z इज इक्वल टू r ई रेज टू पावर आयोटा, और यहाँ पे आप जो है वो थीटा को यूज़ कर लें, ठीक है। थीटा जो है ये वाला थीटा प्रिंसिपल आर्गूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वैल्यू इसके दरमियान होती है, तो ये आ जाएगा log नेचुरल r प्लस आयोटा, और इधर जो है ये क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ये थीटा है। इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, इसे इस 2/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर 2/3 log नेचुरल r प्लस आयोटा 2/3, और ये थीटा आ जाएगा, और थीटा जैसे कि मैं मेंशन किया है इसकी ये वाली डोमेन है। अच्छा, इसके बाद जो है वो यहाँ पे इसको सेपरेट करें तो ये क्या आता है, ई 2/3 log नेचुरल r ई, और ये क्या बन जाएगा, आयोटा 2/3, और ये वाला जो है वो थीटा आ जाएगा। अच्छा, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है, ये जो पावर है ये ई रेज टू पावर log ऑफ r 2/3 पावर में चला जाएगा, ई रेज टू पावर आयोटा 2/3। अच्छा, अब ये आपस में कैंसिल होके r रेज टू पावर 2/3 ई रेज टू पावर आयोटा 2/3, और ये वाला जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, इसको r स्क्वायर और क्यूब रूट लिख सकते हैं, और इसे जो है वो स्टूडेंट्स क्या लिखा जा सकता है, cos ऑफ 2/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2/3। ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए साइन यूज़ हो रहा है, और यही हमने जो है वो स्टूडेंट्स प्रूफ करना था। जस्ट आप इसको अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दें तो यही फॉर्म है, और ये इसकी जो है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो कहलाती है। अब स्टूडेंट्स हमने जिस तरह जो है वो z रेज टू पावर c को इस तरह डिफ़ाइन किया, इसी तरह c रेज टू पावर z को भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें ये देखें, ये c है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन कांस्टेंट कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी पावर जो है वो आप यहाँ पे इसी तरह हम इसको e रेज टू पावर z log ऑफ c जो है वो लिख सकते हैं।
और अगर हम log ऑफ c को जो है वो स्पेसिफाई कर लें तो इसका मतलब ये e की पावर z बनता है और वो इंटायर फंक्शन है, और इंटायर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका हम अगर डेरिवेटिव लें, अब c रेज़ टू पावर z की जगह पे हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस वैल्यू को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। फिर जो है वो चेन रूल अप्लाई करके ये तो एज इट इज़ आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और इसमें log ऑफ c क्या है, कांस्टेंट, और z का डेरिवेटिव 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू बनेगी। इसका मतलब ये है कि d/dz ऑफ c रेज़ टू पावर z जो है वो c रेज़ टू पावर z log ऑफ c के जो है वो इक्वल है, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास जो है वो जो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स, ठीक है, जिसमें हमने जो है वो क्या किया, वेरिएबल कम्प्लेक्स की पावर भी जो है कांस्टेंट ली, और कांस्टेंट की पावर जो है वो वेरिएबल कम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करके हमने इसको जो है वो कंप्लीट किया। और इसके दरमियान हमने ब्रांचेस और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स को भी जो है वो डिस्कस किया। अब ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसकी जो एक्सरसाइजेज़ हैं उसको। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।